मुझे झूले में बैठने में डर लगता है गरिमा। बिना ने ज्वाइंट व्हील को दूर से देखते हुए कहा। देखो, कॉलेज के सारे कपल्स झूले में बैठ रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? मेरा बॉयफ्रेंड फुद्दू है, झूले से डरता है। मुंह बिचकाते हुए गरिमा बोली। बिना ने आगे कुछ नहीं कहा। वो गरिमा के साथ झूले में बैठ गया। पहले तो गरिमा का हाथ जोर से पकड़े रहा, फिर उसने आंखें बंद कर ली। सच में फुद्दू हो तुम? गरिमा ने गुस्से में उसे झिड़कते हुए कहा। बिना ने कोई जवाब नहीं दिया। गरिमा ने फिर से उसे हिलाया। बिना ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। बिना को एक्रोफोबिया था, यानी ऊंचाई का भय। वो बेहोश हो चुका था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमको एक्रोफोबिया है? गुस्से से गरिमा लाल पीली थी। अभी अभी होश में आए बिना को गरिमा की आंखों में गुस्सा तो दिखाई दे रहा था, पर उसे वो प्यार भी दिखाई दे रहा था जो गरिमा उससे करती थी। गरिमा का हाथ अपने दोनों हाथों के बीच रखते हुए बिना बोला, मैं ठीक हूँ गरिमा, बस मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था और फिर मुझे सच में नहीं पता था कि मैं बेहोश हो जाऊँगा। मुझे लगा था मैं आंखें बंद रखूँगा और कुछ पता नहीं चलेगा। तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरे लिए भी नहीं। विनय के सीने पर सर रख के गरिमा सुबक पड़ी। विनय जानता था जब गरिमा रोती है तो अपने आप चुप होती है, उसे छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए वो बिना कुछ कहे उसके बालों पर हाथ फेरता रहा। क्या सोच रहा है? यादों में खोए विनय को जब पंकज ने हिलाया तो वह वर्तमान में लौट आया। और क्या सोचेगा ये? कॉलेज ख़त्म हुए 8 साल हो गए और मेरे बच्चे भी हो गए, पर इन जनाब ने शादी भी नहीं की। एक लड़की के चक्कर में बस ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। गुस्से में गाड़ी चलाते हुए प्रदीप ने कहा। तू भी क्या कुछ भी बोलता है यार, विनय ने कहा। पर प्रदीप गलत नहीं बोल रहा था, ये बात विनय जानता था। अबे ये कॉलेज रियूनियन में भी इसलिए जा रहा है कि शायद गरिमा मिल जाए, प्रदीप ने मज़े लेते हुए कहा। कॉलेज खत्म होने के बाद ये चौथा रियूनियन था। हर 2 साल में विनय के बैच वाले रियूनियन रखते थे, पर गरिमा कभी नहीं आई थी। विनय हर बार उससे मिलने की उम्मीद से आता था। प्रदीप गाड़ी में चल रहे गानों में खो गया, पंकज अपने मोबाइल में, और विनय एक दफ़ा फिर यादों के समंदर में गोते लगाने लगा। विनय की फिजिक्स की क्लास बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी किस्मत थी फिजिक्स वाले सर अटेंडेंस भी नहीं लेते थे। उनका मानना था जो पढ़ना चाहे पढ़े, ना पढ़ना चाहे ना पढ़े। विनय इक्का दुक्का बार ही उनकी क्लास में गया होगा। विनय क्या, अक्सर आधी क्लास ही गायब रहती। पर आज पेपर में आने वाले पॉसिबल क्वेश्चन बताए जाने थे तो सारे लोग आज क्लास करने गए थे, पर विनय आज भी नहीं गया था। वो हमेशा की तरह कैंटीन में जाकर बैठ गया। जेब से मोबाइल निकालकर वो नोटिफिकेशन चेक कर ही रहा था कि तभी फेसबुक से एक नोटिफिकेशन शो हुआ। गरिमा तिवारी, तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। विनय को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि गरिमा ने आज तक किसी लड़के की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी। फिर वो किसी को रिक्वेस्ट भेजे, यह उसे हजम नहीं हुआ। पहले तो उसने प्रोफाइल अच्छे से चेक करके निश्चित कर लिया कि प्रोफाइल फेक ना हो, पर फिर भी उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। लड़कों की एक यही बहुत बड़ी खराबी होती है साहब, लड़की मुस्कुरा भी दे तो प्यार का निमंत्रण समझ लेते हैं। फिर यह तो सामने से दोस्त बनने की इच्छा थी। विनय को भी यही लगता रहा कि गरिमा कहीं उसे लाइक तो नहीं करती। रात को सोने से पहले उसने फेसबुक खोला और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फ़ोन ऑफ करके वो सोने ही वाला था कि मैसेज नोटिफिकेशन से उसकी झपकी खुली। मैसेज गरिमा का था। हाय, विनय ने भी रिप्लाई कर दिया। हेलो, बहुत देर से एक्सेप्ट की तुमने रिक्वेस्ट। ओके, वो आज फेसबुक खोला नहीं, कल सुबह जल्दी क्लास है। ओके। हालांकि विनय और बात करना चाहता था, पर वो कोई जल्दीबाजी करने वालों में से नहीं था। अगले 1 सप्ताह यही चलता रहा। अब गरिमा और विनय देर रात तक बात करते रहते, पर क्लास में गरिमा विनय के साथ ऐसे पेश आती थी जैसे उसे जानती ही ना हो। ना कभी विनय को देख के मुस्कुराती, मुस्कुराना तो दूर, निगाह मिल जाती तो मुंह मोड़ लेती। विनय को लगने लगा था कि गरिमा उसके साथ मजाक कर रही है। आज उसने गरिमा के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। गरिमा ने थोड़ी देर बाद फिर से मैसेज किया। गुस्सा हो?
नहीं तो फिर सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुमने तो मुझे क्लास में देख के ऐसे बिहेव करती हो जैसे मैं कोई रोमियो हूँ और तुम्हारे चक्कर काट रहा हूँ। यहाँ क्यों बात करती हो फिर? अरे यार, लोग देख लेंगे तो बातें बनाएंगे, गर्मा ने लिखा। ठीक है, कहकर बिना ने नेट ऑफ कर दिया और सो गया। अगले दिन जब उसने गरिमा को आकाश से हंस के बातें करते देखा तो उसका पारा चढ़ गया। वो भनभनाता हुआ गरिमा के पास पहुंचा और तमतमाते हुए बोला, अब नहीं बनाएंगे लोग बातें, या केवल मुझसे ही बात करने में बनाएंगे? घोर स्त्रीवाद गरिमा का ईगो हर्ट हो गया। हु द हेल आर यू? गरिमा ने विनय से बोला। अच्छा, अब मुझे जानती भी नहीं, और ये रात के 2 बजे तक किससे बात करती हो? भूत से? विनय बोला। मैं और तुमसे बात, वो भी 2 बजे तक? ए मिस्टर, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। गरिमा बोली, क्लास में हो, मेरे साथ बस इतना पता है। अपना थोपड़ा देखा है, लड़की देखी नहीं और लगी लार टपकने। गुस्से में गरिमा बहुत अनाप शनाप बकती रही। विनय का मन हुआ कि वो चैट खोलकर सबको पढ़ा दे, पर कुछ था जिसने उसे रोक दिया। उसे उसकी मम्मी ने अकेले पाला था। उसके दिल में स्त्रियों के लिए बहुत रेस्पेक्ट थी। अगर वो चैट खोल के सबको दिखा देता तो गरिमा की बहुत बेइज्जती हो जाती, और ये कॉलेज के लड़के उसके ऊपर कैरेक्टर लेस लड़की का टैग लगाने में बिल्कुल देरी ना करते। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। पूरे कॉलेज में उसकी बहुत बेइज्जती हुई। क्लासमेट्स उसे ठरकी कह के चिढ़ाने लगे। 1 सप्ताह बाद विनय को फिर से गरिमा का मैसेज आया। सॉरी विनय, मैं गरिमा की रूममेट काजल हूँ। मैंने गरिमा की आईडी अपने मोबाइल में लॉगिन करके तुमसे बात की थी। यार, मैंने बस मस्ती के लिए ऐसा किया था, और मैं तुमको बताने ही वाली थी, और सच्ची मुझे पता नहीं था बात इतनी बढ़ जाएगी, पर आई एम रियली सॉरी। देखो, गरिमा को मत बताना, वरना मेरी दोस्ती टूट जाएगी। देखो, मुझे पता है तुम गरिमा हो, क्योंकि तुम काजल होती तो अब तक चैट डिलीट करके मुझे अनफ्रेंड करके ब्लॉक कर चुकी होती। पर डोंट वरी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। कोई कारण रहा होगा तुम्हारा, पर अब से मुझे मैसेज मत करना गरिमा। मैंने तुम्हें पसंद करके गलती कर दी थी। पता नहीं क्या क्या सोचने लग गया था, कहकर बिना अपने बिस्तर पर ही सुबह पड़ा। 1 हफ्ते से अंदर बन रहा ज्वालामुखी फूट पड़ा। 98 89 70 ये मेरा नंबर है। एक बार बात कर लो, फिर मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगी, गरिमा ने लिखा। विनय सो चुका था। उसकी नींद रात को 3:30 बजे खुली। यहीं उसने मोबाइल खोला और मैसेज पढ़ा। गरिमा अभी भी ऑनलाइन थी। विनय ने उसे कॉल लगा दिया। हेलो, गरिमा ने दबे स्वर में कहा। हाँ, क्या बोलना है? विनय ने उखड़े स्वर में कहा। माफ़ कर दो मुझे, गरिमा ने कहा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है, कोई ज़बरदस्ती है क्या? आई लव यू, गरिमा ने वहाँ से बोला। विनय चुप हो गया। गरिमा ने आगे बोलना शुरू किया। विनय, बचपन से मैंने अपने पापा को, अपनी मम्मी को कभी डांटते कभी मारते देखा है। 2 साल पहले ही उनका तलाक हुआ है। मैं तुम्हें कॉलेज के पहले दिन से पसंद करती हूँ, पर बिना ये जाने कि तुम औरतों की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी। इतना बोल के गरिमा चुप हो गई। मैं कुछ समझा नहीं, विनय बोला। मतलब ये कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी। पहले तो जब तुम मुझे आकाश से बात करते देख गुस्से में आए तो मुझे लगा तुम फेल हो जाओगे, पर इतनी इंसल्ट के बाद भी तुमने वो चैट पब्लिक नहीं की। मैं फिर भी 1 हफ्ते रुकी रही और तुमको ब्लॉक भी नहीं किया, पर तुम सच में अच्छे इंसान हो विनय। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, कहकर गरिमा रोने लगी। यह सब सुनकर विनय को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने फ़ोन काट दिया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो गरिमा के 56 मिस कॉल थे। उसने फिर भी कॉल बैक नहीं किया। अगले दिन गरिमा ने पूरी क्लास के सामने विनय से माफ़ी मांगी थी। उसे अभी तक याद है, जब गरिमा ने उसे पूरी क्लास के सामने प्रपोज किया था, वो शर्म से पानी पानी हो गया था। एक बड़े से ब्रेकर से उसकी तंद्रा टूटी। लो, पहुंच गए कॉलेज। प्रदीप ने गाड़ी पार्किंग एरिया की तरफ मोड़ते हुए कहा। गाड़ी पार्क करके सब कॉलेज की तरफ बढ़ चले। ऑडिटोरियम में सब दोस्त एक दूसरे से मिलकर
हालचाल ले रहे थे। तभी विनय को पीछे से किसी ने ओए हीरो बुलाया। विनय ने पीछे मुड़ के देखा तो काजल थी। काजल गरिमा को ओए हीरोइन और विनय को ओए हीरो कहकर ही बुलाती थी। कैसी हो काजल? विनय ने पूछा। मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता, शादी की कि अभी कुंवारे हो? कहकर काजल हंस पड़ी। तेरे इस हीरो को हीरोइन छोड़ के चली गई, किससे करे शादी, तू ही बता, कहकर विनय भी हंस पड़ा। यह नहीं मानेगा, आजीवन कुंवारा ही रहेगा, पीछे से प्रदीप आता हुआ बोला। तुम दोनों बात करो, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ, कहकर विनय कॉफ़ी लेने चला गया। तुम्हें राज की एक बात बताऊँ? काजल बोली। इसमें कोई राज नहीं है, विनय को छोड़ सबको पता है गरिमा आ रही है, प्रदीप बोला। कॉफ़ी लेकर लौटते विनय ने यह सुन लिया था। वो कॉफ़ी वहीं छोड़कर कॉलेज की गेट की तरफ भागा। गेट की तरफ भागते हुए विनय हल्का सा लंगड़ाने लगता है। पीछे खड़े हुए काजल और प्रदीप जब ये देखते हैं उनसे रुका नहीं जाता। प्रदीप अपने दोस्त की ऐसी हालत पर आंसुओं को मुश्किल से रोकते हुए काजल से बोला, याद है काजल, अपना ये मिल्खा सिंह आज लंगड़ा क्यों रहा है? कोई कैसे भूल सकता है प्रदीप? मुझे नहीं, पूरे कॉलेज को याद है, काजल ने कहा। लगभग 8 साल 6 महीने पहले कॉलेज में गेम्स चल रहे थे। हर बार की तरह 8 कॉलेजों ने भाग लिया था, पर इस बार SSIT गरिमा एवं विनय का कॉलेज आखिरी पायदान पर था। स्प्रिंटिंग को छोड़ के सारे गेम्स लगभग हो चुके थे और SSIT को अभी तक एक गोल्ड मेडल तक नहीं मिला था। हर साल विनर रहने वाले SSIT के इस साल आखिरी रहने के कई कारण थे। फाइनल ईयर से कुछ मनमुटाव के कारण थर्ड ईयर ने वॉकआउट कर दिया था। फाइनल ईयर में गरिमा, विनय, प्रदीप और 2-4 लोगों को छोड़ के किसी को मतलब नहीं था। सब नौकरी, कंपटीशन की तैयारी, कैंपस प्लेसमेंट में बिजी थे। SSIT को एक भी मेडल न मिलने के कारण विनय के पैर में मोच होना भी था। पिछले 3 साल उसने दौड़ में गोल्ड लिया था, पर इस साल गेम से पहले ही उसके पैर में मोच आ गई थी और डॉक्टर ने दौड़ने से सख्त मना कर दिया था। बाकी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर को ना ही इतना तजुर्बा था और हर साल थर्ड ईयर द्वारा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग से भी ये वंचित हो गए थे। स्पोर्ट्स कैप्टन गरिमा का चेहरा रुआंसा हो चला था। स्पोर्ट्स डीन माथुर सर कॉलेज की इस स्थिति का जिम्मेदार गरिमा को ही ठहरा रहे थे। प्रॉब्लम हर साल ही होती है, कुछ ना कुछ गरिमा पर। हर साल हमारा कॉलेज फर्स्ट आता रहा है, गलती मेरी ही है जो इस साल एक लड़की को कैप्टन बना दिया, माथुर सर ने कहा। गरिमा का घोर स्त्रीवाद आहत हो चुका था, पर वह कर भी क्या सकती थी। ग्राउंड के एक कोने में प्रदीप, पंकज, काजल, विनय और गरिमा बैठे अपने कॉलेज को हारते हुए देख रहे थे। तभी गरिमा ने गुस्से से विनय से कहा, जब माथुर सर तुमको कैप्टन बना रहे थे तो तुमने मेरा नाम रेकमेंड क्यों किया विनय? अब इसमें यह बात बीच में कहाँ से आ गई? विनय ने भौचक्का होकर पूछा। बिल्कुल आएगी। आज तुमको पता है हालात क्या हैं, किस कारण हम लोग सबसे आखिरी चल रहे हैं, पर इस सब का ठीकरा मेरे सर फोड़ा जा रहा है, गरिमा ने गुस्से से कहा। विनय ने आगे कुछ नहीं कहा। वो गरिमा की मनोदशा समझ रहा था। उसने मायूस होकर अपने पैर की तरफ देखा। अभी कौन कौन से स्पोर्ट इवेंट बचे हैं? विनय ने प्रदीप से पूछा। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 1600 मीटर, प्रदीप ने कहा। चारों इवेंट में मेरा नाम डलवा दे जाकर, विनय ने पंकज की ओर देखते हुए कहा। तू पागल हो गया है क्या? काजल ने गुस्से से विनय को टोकते हुए कहा और वो दूर खड़ी गरिमा को समझाने चली गई। प्रदीप और पंकज के लाख समझाने पर भी विनय नहीं माना। गरिमा का घोर स्त्रीवाद इतना आहत था, उसने विनय को समझाना भी उचित नहीं समझा। गरिमा, विनय को समझाओ वरना उसके पैर को चोट आ सकती है, काजल ने गरिमा से कहा। विनय कोई छोटा बच्चा नहीं है, गरिमा ने तुनक के कहा और जाकर स्पोर्ट कैप्टन सीटिंग में बैठ गई। उस समय उसे इन हालातों का जिम्मेदार विनय ही लग रहा था। 100 मीटर शुरू होने वाली थी। 2 पेन किलर के इंजेक्शन लेकर और ढेर सारा पेन किलर स्प्रे अपने पैर पर डालकर विनय तैयार खड़ा था।
आज वो इतना तेज़ दौड़ा कि उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया जो उसने सेकेंड ईयर में बनाया था। 200 मीटर, 400 मीटर में उसके आसपास भी कोई नहीं आया था। इन 3 दौड़ों में विनय का पैर बुरी तरह डैमेज हो चुका था। उसे अथाह दर्द हो रहा था। एक पेनकिलर इंजेक्शन और लेकर आ, विनय ने प्रदीप से कहा। यह क्या कर रहा है तू विनय? पंकज ने विनय के सूजे हुए पैर को देखकर कहा। देख पंकज, ये आखिरी दौड़ है 1600 मीटर की। इसमें तेज़ दौड़ना भी नहीं है, केवल दौड़ना है। दौड़ने दे मुझे, विनय पंकज को समझाते हुए बोला। अब तक गर्मा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और ज्यों ही उसने विनय का सूजा हुआ पैर देखा, वो फपक फपक कर रोने लगी। ये तुमने क्या कर लिया विनय? गर्मा ने विनय से कहा। अब हम आखिरी नहीं हैं, विनय ने मेडल टेली की तरफ देखते हुए कहा। SSIT अब दूसरे नंबर पर आ चुका था। गर्मा विनय को समझाने थोड़ी आगे बढ़ी तो विनय ने उसे ज़ोर से धक्का दे दिया। गर्मा ग्राउंड पर गिर गई और उसका रोना जारी रहा। पेन किलर का इंजेक्शन लेकर विनय ने 1600 मीटर भी जीत ली। आखिरी दौड़ पूरी करके वो ग्राउंड पर ही गिर पड़ा था। 8 कॉलेजों के बच्चे जोरदार तालियों से विनय का स्वागत कर रहे थे। आज तक इतना अभिवादन किसी को नहीं मिला था। ग्राउंड पर पड़े पड़े विनय ने एक नज़र मेडल टेली पर डाली। SSIT सबसे ऊपर था। वो हल्का मुस्कुराया। पैर में हो रहे असहाय दर्द ने उसे बेहोशी के सुपुर्द कर दिया। उस दौड़ ने विनय के पैर के कई लिगामेंट्स डैमेज कर दिए थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि उसे चलने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अब वो कभी दौड़ नहीं पाएगा। वर्तमान में गेट पर खड़ा हुआ विनय गर्मा का इंतज़ार करते सोच रहा था। एक बार उसे उसकी गर्मा मिल जाए, वो अब उसे कहीं नहीं जाने देगा। फिर उसे तुरंत ख्याल आता है कि कहीं गर्मा उसे भूल तो नहीं गई, कहीं उसने शादी तो नहीं कर ली। उसे खड़े हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, पर गरिमा का कुछ अता पता नहीं था। वो मायूस होकर जाने ही वाला था कि एक इनोवा कॉलेज गेट पर रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा। उसने एक व्हील चेयर निकाली। विनय पुनः वापस मुड़कर जाने लगा। तभी पीछे से उसे किसी ने आवाज़ दी। विनय, गरिमा की आवाज़ को तो वो सोते में भी पहचान सकता था। गरिमा? लगभग रोने की मुद्रा में आ चुका विनय एकदम से मुड़ा। सामने व्हील चेयर पर गरिमा थी। इनोवा उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसे व्हील चेयर पर देखकर विनय अपने आंसू रोक ना पाया, पर गरिमा मुस्कुरा रही थी। ये कैसे हुआ? विनय ने पूछा। तभी पीछे से काजल, प्रदीप और पंकज आ गए। सभी गरिमा को देख के बहुत खुश थे। विनय ने सबको घूर के देखा और उसे समझ आ गया था गरिमा की इस हालत के बारे में बाकी सब पहले से जानते थे। विनय चुप हो गया। उसने माहौल को बिगाड़ना उचित नहीं समझा। सभी बैचमेट एक दूसरे का हाल चाल ले रहे थे। हंसते खाते रियूनियन का पहला दिन खत्म होने वाला था। घड़ी शाम के 6 बजा रही थी। कॉलेज के 5 जिगरी दोस्त पीछे पड़ी कुर्सियों पर बैठे बातें कर रहे थे। विनय के अंदर तूफान चल रहा था जो अब बाहर आने वाला था। तुम्हारी वाइफ नहीं आई? गरिमा ने विनय की ओर देखकर कहा। जिसको माना था वो आई है, बाकी मैंने शादी नहीं की, विनय ने 2 टूक उत्तर दिया। काजल बता रही थी तुमने शादी कर ली, गरिमा ने कहा। विनय ने घूर कर काजल को देखा। तो तुझे बुलाने का यही तरीका मुझे समझ आया गरिमा। मैं विनय को और घुटता नहीं देख सकती थी, काजल ने कहा। गरिमा ने चेहरा झुका लिया। विनय ने बाकी तीनों दोस्तों से जाने को कहा। वो गरिमा से अकेले में बात करना चाहता था। काफ़ी देर चुप्पी के बाद गरिमा ने बोलना शुरू किया। कॉलेज खत्म होते ही जिस बस से मैं लौट रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया। जब मुझे होश आया तो 1.5 साल बीत चुके थे। मैं कोमा में थी, साथ ही अपाहिज हो चुकी थी। होश आते ही सबसे पहले मुझे तुम्हारा ख्याल आया, पर मैं डर गई विनय। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। लोग कहते थे, पर मैंने कभी नहीं माना था कि तुम घोर स्त्रीवाद हो। अपने स्त्रीवाद में तुमने मेरे प्यार का बलिदान किया है गरिमा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, विनय गुस्से में लगभग चीखते हुए बोला। मेरी पूरी बात तो सुनो विनय, गरिमा ने विनती के स्वर में कहा। होश आने के बाद भी अगले 3 साल मैं बिस्तर पर थी विनय। मेरी माँ ने बहुत झेला है विनय।
और जब मुझे मालूम पड़ा कि उनको भी कैंसर है तो उन्होंने मरने से पहले मेरी शादी या समझौता कहो रवि से तय कर दी। माँ की ज़िंदगी भर की पूंजी लेकर वो मुझसे शादी करने को मान गया। 6 साल बीत गए थे। विनय, मैंने रोज़ तुम्हारे बारे में सोचा, पर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। कहकर गरिमा चुप हो गई। ज़िंदगी तो तुमने बर्बाद कर ही दी है गरिमा। विनय के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने आंसू पोंछे, गरिमा के माथे का एक चुम्बन किया और चला गया। गरिमा की सिसकियां पूरे ऑडिटोरियम में गूंज रही थीं। 1 साल बाद नए प्रोजेक्ट में खुद को बिजी कर चुका विनय आज संडे को भी काम में उलझा हुआ था। तभी डोरबेल बजी। झुंझलाते हुए विनय ने दरवाज़ा खोला। सामने कोरियर वाला था। विनय को किसी ने एक किताब भेजी थी। भेजने वाले का नाम काजल था। विनय ने काजल को फ़ोन लगाया। कैसा है हीरो? काजल ने पूछा। बढ़िया हूँ, और तू बता, यह बुक मिली है अभी अभी तूने ही भेजी है ना? विनय बोला। हाँ यार, पढ़ ले, शाम को बात करते हैं। ठीक है। विनय ने बुक देखी। उसको भी था, लेखिका गरिमा तिवारी। एक पल को विनय ठिठक गया। सारा काम छोड़कर वो बुक पढ़ने बैठ गया। यह तो उसकी और गरिमा की कहानी थी, बस किरदारों के नाम बदल दिए थे। गरिमा की जगह दीक्षा ने ले ली थी और विनय की जगह आकाश ने। पिछले साल गरिमा के मिलने तक की कहानी तो हूबहू वैसी ही थी। आगे की कहानी का सार कुछ ऐसा था। दीक्षा ने आकाश के ऊपर अनजाने में ही सही, पर जो गुनाह किया था उसकी सज़ा उसे ऊपर वाला दे रहा था। रवि तो केवल पैसों के लिए दीक्षा के साथ था। दीक्षा की माँ के गुजरते ही उसने दीक्षा को परेशान करना शुरू कर दिया। रवि को जब ये मालूम चला कि दीक्षा माँ नहीं बन सकती, रवि ने उसे छोड़ दिया। अकेली हो चुकी दीक्षा ने आकाश के पास जाने की भी सोची, पर वो क्या मुंह लेकर जाती। उसके अकेलेपन का साथ उसके लेखन ने दिया। इसके आगे कुछ नहीं लिखा था। विनय को कुछ समझ नहीं आया तो उसने काजल को कॉल किया। ये जो किताब में लिखा है पिछले साल मिलने के बाद का, वो सच है क्या काजल? विनय ने पूछा। हाँ विनय, सब सच है। मैंने कई बार गरिमा को समझाया है कि वो तुमसे बात करे। तू आज भी उसके इंतज़ार में है, पर वो समझती है कि वो तेरी गुनहगार है। उसे कोई हक नहीं है तुझसे प्यार का। कहाँ है वो आजकल? विनय ने आगे पूछा। एड्रेस मैसेज करती हूँ, काजल ने कहा। ठीक है। एक बात बोलूँ विनय, तुमने सच में सच्चे प्यार को परिभाषित किया है, काजल बोली। विनय ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। झमाझम पानी बरस रहा था। बालकनी में बैठी गरिमा अपनी डायरी के पन्ने पलट रही थी। पन्ने के बीच में रखे घास के एक टुकड़े ने उसे यादों के समुंदर में डुबो दिया। बात तब की थी जब कॉलेज खत्म होने वाले थे। ऐसे ही उस रोज़ पानी बहुत तेज़ बरस रहा था। बारिश में भीगते हुए गरिमा अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। विनय उसे कह कह कर थक चुका था कि वो बीमार पड़ जाएगी। गरिमा, चलो, क्या बच्चों जैसे कर रही हो? विनय ने कहा। मैं बच्ची ही तो हूँ, नहीं हूँ क्या? गरिमा ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी इतनी भोली शक्ल देखकर विनय भी हार गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और दोनों बारिश में ही कपल डांस करने लगे। अच्छा, तुम कब तक भीगोगी? विनय ने फिर से कहा। जब तक तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं करते अंगूठी देकर। ऐसे में मैं अंगूठी कहाँ से ले आऊँ? तुम जानबूझकर भीगने का तरीका निकाल रही हो। हूँ तो भीगने दो मुझे। विनय झुका और घुटनों के बल बैठ गया। उसने एक घास का तिनका तोड़ा, उसे गोल घुमाकर गरिमा की उंगली में पहना दिया। तुम तो बहुत स्मार्ट निकले, गरिमा ने पानी से बाहर आते हुए कहा। और क्या, तुम्हारा होने वाला पति जो हूँ, स्मार्ट तो होना ही पड़ेगा। फ़ोन की घंटी बजी और गरिमा वर्तमान में लौट आई। कोई अननोन नंबर था। मैडम, आप कहानी कब तक पूरी करेंगी? उस तरफ कोई आदमी था। गरिमा के पास रोज़ाना ऐसे कई कॉल आते थे। वो पाठकों की मनोदशा समझती थी। सर, कोशिश है, जल्दी आ जाएगा। मैडम, एक सवाल है। आपने सारे किरदारों के नाम बदल दिए, पर रवि का नाम रवि ही क्यों रखा? आप बोल कौन रहे हैं? गरिमा ने भौचक्का होकर पूछा। आकाश।
विनय ने मुंह से रुमाल हटाते हुए अपनी आवाज़ में कहा। विनय, गरिमा ने कहा और वो फिर सुबकने लगी। तुम्हारे गेट पर खड़ा हूँ, अंदर नहीं बुलाओगी? विनय ने कहा। गरिमा ने देखा गेट पर खड़ा विनय पानी से बुरी तरह भीग रहा था। वो जल्द से जल्द अपनी व्हील चेयर के सहारे आगे पहुंची। जल्दी अंदर आओ, भीग कर बीमार हो जाओगे, गरिमा ने कहा। नहीं आऊँगा, विनय ने बारिश में गोल घूमते हुए कहा। गरिमा चुप हो गई। वो व्हील चेयर लेकर खुद बाहर आ गई। विनय ने उसकी व्हील चेयर पकड़ी और गोल गोल घुमाने लगा। दोनों बहुत देर तक बारिश में भीगते रहे। विनय फिर से घुटनों पर बैठा, एक घास का टुकड़ा तोड़ा और उसे गरिमा को पहना दिया। अब तो मेरी ज़िंदगी में आ जाओ गरिमा, कि अभी भी मेरी कोई परीक्षा बाकी है, विनय ने गरिमा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। फिर से घास की रिंग पहना रहे हो तुम तो बहुत कंजूस निकले विनय बाबू, गरिमा ने कहा तो दोनों हंसने लगे। तुम्हारा पता नहीं, हाँ करो कि ना तो कौन खर्च करे, विनय ने कहा। वो दोबारा झुका, जेब से एक डायमंड रिंग निकालकर गरिमा को पहना दी। बारिश में दोनों के आंसू छुप गए थे।